में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे मैरिटल रेप यानी शादी के बाद पत्नी की इजाज़त के बिना पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाना, इसे अपराध माना जाए या नहीं। इसे लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट अब आमने सामने। मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग कई सालों से उठ रही है, लेकिन अब जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर करके ये कहा है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा है कि ये मुद्दा कानूनी नहीं है बल्कि सामाजिक है और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सभी स्टेक होल्डर से चर्चा किए बिना इस पर फैसला नहीं लिया जा सकता है। मामला शादीशुदा महिलाओं की मर्जी का है और गंभीर भी है। इसके पक्ष में और खिलाफ में तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। मैरिटल रेप को अपराध माना जाए या नहीं, आज आवाज अड्डा में हम इसी पर एक बड़ी, गंभीर और सारगर्भित चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। सबसे पहले इस मामले में एक याचिकाकर्ता और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी मरियम धवले कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। मैन वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट और याचिकाकर्ता के वकील अमित लखानी साहब इसमें शामिल हो रहे हैं। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी जी हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता हैं और सोशल एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये चर्चा की ज़रूरत आज क्यों पड़ी? यूँ पड़ी कि मामला तो चल रहा है, अलग अलग कोर्ट्स में चल रहा है और अब फाइनली वो सारे के सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं और वहाँ पर उनकी सुनवाई होनी है। और इसी बीच भारत सरकार ने इसमें अपना पक्ष रखा है। तो मरियम, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। भारत सरकार ने अपने पक्ष में कई दलीलें दी हैं। मसलन उन्होंने कहा है कि वो दोनों बातें कह रहे हैं। वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि शादी हो जाने के बाद महिला की ऐसा नहीं कि सहमति की ज़रूरत नहीं होती या वो ख़त्म हो जाती है। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये गलत चीज़ है। शादी के बाद भी महिला की सहमति का महत्व रहता है। महिला की गरिमा के साथ किसी तरह के उल्लंघन को सजा मिलनी चाहिए, ये उनका एक कहना है। दूसरी तरफ लेकिन उनका कहना है कि इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और अगर हम इसे अपराध मानेंगे तो शादी नाम की जो संस्था है उसका ताना बाना खराब होता है और जो भारत के मौजूदा कानून हैं उसमें अलग अलग तरीके से इस तरह की चीज़ से निपटने के लिए ऑलरेडी प्रावधान हैं। ये कहा है सरकार ने। क्या आप भारत सरकार के इस जवाब से या उनके इस तर्क से इत्तेफाक रखती हैं या फिर कुछ अलग? नहीं, हम इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि औरत को अधिकार है कि वो मना करे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि वो अपराध नहीं गिना जा सकता है। इसका मतलब ये है कि शादीशुदा जिंदगी के अंदर एक पति को अपनी पत्नी के ऊपर जबरदस्ती करने का जो वो मामला है, उस मामले को वो क्रिमिनल नहीं मानती है। वो मानती नहीं है कि ये दोषी है। ये कह देना कि औरत को अपनी मंजूरी देनी चाहिए, ये एक बात हो गई, लेकिन उसको गुनाह मानना ये तो जरूरी है ना फिर। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। और बाकी के जो कानून है इस देश के अंदर, उस कानूनों में मैरिटल रेप को एक गुनाह नहीं माना गया है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का दावा करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक क्रिमिनल लॉ नहीं है, वो एक सिविल लॉ है। और इसकी वजह से उस तरह से सिविल लॉ के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी को नहीं लिया जाता है। ये जो बात है, और विवाह संस्था या परिवार को वो कह रहे कि उसको उसके ऊपर आघात होगा या वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारी महिला संगठन का तो ये दावा है कि अभी भी तो विवाह संस्था या परिवार के अंदर क्लेश तो होता है, क्योंकि ये हिंसा बनी रहती है, ये हिंसा हो रही है। इसका आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये हो रहा है। और होते हुए औरत के बाजू में औरत को न्याय देने के नजरिए से कुछ पहलकदमी करने की जरूरत है सरकार की। ये वो नहीं कर रही है, ये बात है। हिंसा हो रहा है इसलिए परिवार में क्लेश है, औरत न्याय मांग रही है इसलिए नहीं है क्लेश। ये इस तरह से उसको उल्टा करके देखना
ये सरकार का बहुत ही गलत है। और हम लगातार जो शादीशुदा जिंदगी में बलात्कार होता है उसको गुनाह माना जाए, ये दलील को हम आगे सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे, लड़ेंगे उसके लिए जरूर। तो ये इस पूरे मामले का एक पक्ष है, इसका एक दूसरा पक्ष भी है। उससे पहले मैं थोड़े रेफरेंस यहाँ देना चाहता हूँ। अभी मामला जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन इससे पहले दो अलग अलग हाई कोर्ट्स में इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें आई। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट 2022 में वहां पर जो फैसला आया उसमें दो जजों का बेंच था, जिसमें जस्टिस राजीव शक्दर थे और सी हरिशंकर थे। शक्दर साहब ने कहा कि अपवाद वाला कानून रद्द किया जाए, मतलब कानून है लेकिन वो इसे अपवाद की श्रेणी में रखता है, उसे रद्द किया जाए। लेकिन जो दूसरे जज थे उन्होंने कहा कि अपवाद असंवैधानिक नहीं है, यानी दोनों की राय इसमें बटी हुई थी। दूसरा जो कर्नाटक हाईकोर्ट वाला मामला है, वहां पर जस्टिस एन नागप्रसन्ना, उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर पति को दुष्कर्म की जो छूट है वो नहीं दी जा सकती है। यानी वो भी एक तरीके से कह रहे हैं कि ये जो अपवाद वाला मामला है ये ठीक नहीं है। इस वाले केस में एक पति की याचिका थी कर्नाटक हाईकोर्ट वाले में, जो उसने अपने पत्नी ने जब उस पर इस तरह का आरोप लगाया उसके खिलाफ वो यहां पहुंचे थे, उसमें ये जज ने कहा। और जो दिल्ली हाईकोर्ट का मैं वाकया आपको बता रहा हूं, वहां एक पत्नी पहुंची थी, उसकी याचिका थी जिस पर कोर्ट ने वो फैसला दिया। अब ये दोनों मामले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। अमित लखानी साहब उसी पक्ष को लेकर आज यहां पर हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं MWT के। लखानी साहब, इसमें भारत सरकार ने बहुत सारी अपनी दलीलें दी हैं, जिसमें से कुछ तो अभी मरियम जी से हमारी बातचीत हुई, उसमें एक और चीज़ आ रही है कि जो अगर इसको आप अपवाद की श्रेणी से हटा देंगे तो पत्नियां पतियों के खिलाफ इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। क्या सिर्फ यही एकमात्र ऐसी बात है जिसकी वजह से सोचा जा रहा है कि नहीं भाई इसको अपराध की श्रेणी से बाहर रखें या इसको अपवाद बना के रखें, या इसके कुछ दूसरे पहलू भी हैं? विपिन जी, इसके दो तीन पहलुओं पे मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जहां तक आपने बताया कि दुरुपयोग की बात है, तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा कि 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक जजमेंट आया था, जहां पर 498A के मिसयूज को रोकने के लिए, जो इलीगल तरीके से अरेस्टिंग होती थी दहेज निरोधी कानून में, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जब ये जजमेंट आया था कि इस कानून के दुरुपयोग को रोका जाए, उसी के इमीडिएटली बाद से ये पूरा एक कैंपेन शुरू हो गया था कि हमारे देश में मैरिटल रेप के कानून की जरूरत है, और बहुत सारी पिटीशंस दिल्ली हाई कोर्ट में उस टाइम पे दायर की गई थी। और एक इस तरह का नैरेटिव दिल्ली हाई कोर्ट पे बनाया जाने की कोशिश की गई कि भारत में पतियों को एक लाइसेंस दिया गया है अपनी पत्नियों का रेप करने का, और जैसे कि हर दूसरे घर में पुरुष जो है अपनी पत्नियों का रेप कर रहे हैं, इस तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। दूसरा बात यह है कि क्या स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस, जो कि दूसरे देशों से जब तुलना की जाती है तो दूसरे देशों में इस पूरे इशू को स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस या फिर पार्टनरशिप वायलेंस या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के अंतर्गत इसको एड्रेस किया जाता है। रेप वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। क्या स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस होता है? जी हाँ, स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस एक पति के साथ भी हो सकता है, एक पत्नी के साथ भी हो सकता है। क्या अगर स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस हो तो पत्नी के पास क्या कोई कानून नहीं है? बिल्कुल गलत। स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस अगर पत्नी के साथ होता है तो हमारे जो प्रेजेंट फ्रेमवर्क है उसमें इनफ प्रोटेक्शन दी गई है, लीगल प्रोटेक्शन। एक पत्नी को वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करके प्रोटेक्शन ऑर्डर, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकती है, जहां पर पति को उस कमरे में, उस घर में या उस कॉलोनी में आने तक के लिए भी रोका जा सकता है। फ्री लीगल एड, फ्री मेडिकल एड, शेल्टर होम, मेंटेनेंस, ये सब प्रावधान है। उसके अलावा 498A सेक्सुअल वायलेंस हो, चाहे मेंटल क्रूअल्टी हो, चाहे फिजिकल क्रूअल्टी हो, एक पत्नी जाके 498A का केस कर सकती है, 3 साल की सजा है। 376B, अगर पति और पत्नी सेपरेशन में है तो पत्नी 376B में रेप का केस अपने पति के ऊपर कर सकती है। 354, आप जबरन सेक्स तो छोड़िए, जबरन कुछ टच भी करे पति, 354, और ये सारे प्रावधान हैं जो एक पत्नी को प्रोटेक्शन देते हैं, लीगल प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये कहा जाना कि हमारे पास कोई कानून ही नहीं है, हम बहुत रिग्रेसिव हैं, तो ये बिल्कुल एक गलत नैरेटिव होगा। दूसरी बात ये कि दूसरे देशों से तुलना की जा रही है कि दूसरे देशों में ये कानून है। सवाल ये उठता है कि क्या दूसरे देशों में ये कानून इस तरह से बनाया गया है
कि रेप जो कि एक थर्ड पर्सन करे और रेप विद इन द मैरिज, क्या वो उसको एक ही तरह देखते हैं? ये भी बिल्कुल गलत है। हमने बहुत से दूसरे देशों के कानूनों को अच्छी तरह से पढ़ा, समझा, और हमने ये देखा कि दूसरे देशों जिनकी तुलना की जा रही है, वहां पर भी रेप बाय हस्बैंड एंड रेप बाय अ थर्ड पर्सन को अलग तरीके से, अलग पेडिस्टल पे देखा गया है। और मैरिटल रेप को या स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस को एक ग्रेडेड ऑफेंस बना के उसको, उसके अंदर कुछ राइडर्स डाले गए हैं कि कंप्लेंट 30 दिन में की जा सकती है, कंप्लेंट किसी देश में है कि विद इन 6 मंथ्स की जा सकती है, विद इन 1 ईयर की जा सकती है। और जी। अगर एक झूठा केस किया जाए तो उसके बहुत कड़े प्रावधान है, जबकि हमारे जो देश में 375 जो रेप के कानून है, उसमें 20 साल के बाद भी यदि कोई कहे कि शादी के पहले दिन मेरा कंसेंट नहीं था, तो एक केस फाइल हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिमनी। पति को जो है जेल हो जाएगी, उसी टाइम ही विल बी बिहाइंड बार्स, उसकी नौकरी, उसका पैसा, उसकी सेल्फ एस्टीम सब खत्म हो जाएगी। आपने देखा किस तरीके से मीडिया ट्रायल्स शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर ये आ भी जाता है कि जी। पति जो है वो निर्दोष था, he will have lost everything। और ये जो कानून अगर जिस तरीके से डिमांड किया जा रहा है, वो इट विल बिकम अ टूल फॉर अनदर एक्सटॉर्शन इन अ फेल्ड मैरिज, जैसे कि 498 में हुआ। सवाल ये भी आता है, जहां आपने दुरुपयोग के साथ में कहा कि क्या दूसरे इसमें मुद्दे भी हैं। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में बात हो रही है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा तो ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ अमित करता है। जी, ठीक है, हम एक एक करके इस पर जाते हैं। देखिए, बिल्कुल। मरियम जी